Assalamualaikum dear students, this is Sami Alauddin and I am your physics teacher। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्लास 10th का। वो है इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स कि हम एक बॉडी को कैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। यानी हमने ये देखा था कि एक मेटेलिक स्फीयर है, उसको अगर हम चार्ज करना चाहें तो किस तरीके से उसको चार्ज कर सकते हैं। हमने दो तरीके सीखे थे कि हम इस मेटेलिक स्फीयर को या एक मेटेलिक स्फीयर को बाय कंडक्शन भी चार्ज कर सकते हैं और बाय इंडक्शन भी। आप बखूबी जानते हैं कि इंडक्शन कंडक्शन में क्या फ़र्क है। बहुत आसान। हमने कहा कि जब दो बॉडीज़ को टच करते हैं दिस इज़ कॉल्ड बाय कंडक्शन। जब हम टच नहीं करते हैं, विदाउट टचिंग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, यानी एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरी बॉडी के करीब लाते हैं, तो टच विदाउट टचिंग ऐसे प्रोसेस को हम लोगों ने इंडक्शन का नाम दिया था, राइट। और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्कोप क्या था कि भाई ये एक डिवाइस है जो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज बताएगा कि भाई कोई बॉडी जो है वो चार्ज है, उस पर चार्ज कितना है वो हम बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, और नेचर ऑफ चार्ज भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी पिछले टॉपिक की थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत फेमस भी है। कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या है? अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो एक छोटे से स्टेटमेंट में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसे समझना वो लाजमी होता है, ठीक है। यानी कूलम लॉ जो है वो हम ऐसे स्टेटमेंट उसकी दे सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स among the charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between या among them, ठीक है। आई है तो ये छोटा सा स्टेटमेंट, लेकिन इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। समझना सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कूलम लॉ असल में क्या बताता है। चलिए कूलम लॉ से पहले हम कुछ बातें सीखते हैं, राइट। वो बातें क्या है? वो ये है कि फ़र्ज़ कर ले अगर हमारे पास ये एक क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, राइट। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन आएगा, यानी ये इसको ऐसे पुश करेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखिए, जब भी चार्जेस आमने सामने होते हैं, करीब आ जाते हैं, तो उनके दरमियान एक फोर्स वजूद में आ जाती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, राइट। स्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों चार्जेस रेस्ट में होते हैं, ठीक। और हमारा चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही बारे में है, राइट। तो ये रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगी अगर हम नेगेटिव चार्जेस रखते हैं। यहाँ पर ऐसा नेगेटिव चार्ज रखा और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक। यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इसके बरक्स अगर यहाँ पर एक नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को लिया जाए तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अब दोनों के बीच में रिपल्सिव नहीं बल्कि अट्रैक्टिव फोर्स वजूद में आ जाती है। यानी दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, राइट। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब रिपेल करते हैं तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई ये फोर्स कितना है, कितनी अमाउंट में है, हाउ मच फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस, ये हमें मालूम नहीं था, एक बात। दूसरा, हमें ये मालूम नहीं था कि ये फोर्स कम होगा ज़्यादा होगा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम था। तो इन सवालों का जवाब हमें कूलम ने दिया, ठीक है। कूलम ने क्या कहा? कूलम ने कहा कि भाई जब आप अमाउंट ऑफ चार्जेस को बढ़ाते हो, सपोज यहाँ पर चार्ज Q है, मैं एक दूसरा चार्ज रखता हूँ Q पॉजिटिव, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अब फोर्स ये बनेगा, दिस F इज ग्रेटर देन दिस F, ठीक है। या से हम इसको 1 का नाम देते हैं, इसे 0 का नॉट का नाम, F नॉट इज लेस देन F1। क्यों? क्योंकि इस केस में अब चार्ज को हमने ज़्यादा कर दिया। सपोज मैं चार्ज को और ज़्यादा करता हूँ तो फोर्स और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम चार्जेस की मिकदार को बढ़ाएंगे तो उससे जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी बढ़ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मींस चार्जेस को इंक्रीज करेंगे फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक, अगर हम इन चार्जेस को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो फोर्स भी उसी हिसाब से कम होता जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में पहला सेंटेंस ये बताता है। अब रही दूसरी बात ये है कि जब हम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में फोर्स कम होगा। अगर डिस्टेंस को कम करते हैं बिटवीन द चार्जेस तो जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर एक रिलेशन हमें मिलता है, इनवर्स रिलेशन मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये दो चार्जेस यहाँ पर पड़े हैं, ठीक, ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, से दिस इज F0। ठीक, डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, ये दिस इज R। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर लूँ, इस चार्ज को मूव करके यहाँ तक लाते हैं, तो देखें डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस के बढ़ने से जो F वजूद में आता है वो F कम हो जाता है, राइट। यानी ये अगर इतने फासले पर हैं, करीब करीब हैं, तो जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा है। अगर हम इसके बीच में डिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा। यही कॉलम ने कहा था, ठीक है, कि जो फोर्स है अगर डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाओगे तो फोर्स कम होता जाएगा, डिस्टेंस को कम करते जाओगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर इसने इस एक्सपेरिमेंट को एक लॉ का शक्ल दिया, ठीक है, जो अपने नाम से मंसूब किया। तो कूलम लॉ बहुत आसान है। इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, right? इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। to the product of charges means प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर यह है कि चार्जेस को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, और अगर कम करेंगे डिस्टेंस को तो फोर्स ज़्यादा होगा। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, यानी कूलम लॉ को अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन की शक्ल देना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से Q1 एंड Q2 एंड it is inversely proportional to the square of distance between them। अब हम दोनों को एक करते हैं, F ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, आप सब जानते हैं कि इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट कॉलम ने K रखा था, हम भी K रखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कॉलम लॉ का स्टेटमेंट है और ये उसका इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ना आप लोगों ने कंफ्यूज होना है। सिर्फ इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने चार्जेस हैं तो फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस चार्जेस के बीच में कितना है तो फोर्स कैसा होगा। तीसरी बात भी हमें पता चलता है इससे कि चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम पाया जाता है वो कैसा है। अगर मीडियम है तो फिर जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो इफेक्ट होगा, मींस वो कम होगा। अगर चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, यानी कोई मीडियम नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है चार्जेस के बीच में, तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखें, हम प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज़्यादा करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, यानी इससे क्या मुराद है? वेयर K इज कांस्टेंट नॉन एज, अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका अगर हम
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पॉन कूलम स्क्वेयर। ठीक है, ये के की वैल्यू है। ठीक, अगर इसको शक्ल में लिखेंगे तो 4πε0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पाई की वैल्यू ε0 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें के की वैल्यू मिलती है वो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलम स्क्वेयर, एंड दिस इज फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, ये किसके लिए है? व्हेन द मीडियम इज फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम कह सकते हैं। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब इन चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ना हो, यानी यहाँ पर फ्री स्पेस है, ठीक, तब के की वैल्यू 9 × 10⁻9 मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर एक मीडियम रखते हैं, सपोज यहाँ पर एक मीडियम मैंने रखा प्लास्टिक, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मीडियम जो है डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर बीच में आ गया है। जब बीच में आएगा तो फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ε0 के साथ εr की भी वैल्यू डालते हैं। ठीक है, जो परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक होगा, एंड ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो कूलम ने एक आइडियल कंडीशन रखा था कि सपोज कि चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, यानी कुछ भी नहीं है, तब हमें ये इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। और अगर कोई मीडियम होगा, मीडियम से मुराद चार्जेस के बीच में प्लास्टिक भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, आप रबर भी रख सकते हैं, हवा भी हो सकती है, तो ये सारे मीडियम होंगे। अगर मीडियम होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस कम होगा, अगर मीडियम नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस मैक्सिमम वैल्यू में हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये कूलम लॉ से मुतालिक कुछ बातें थी जो हम लोगों ने सीखी हैं। एक और छोटी सी बात है जो आप लोगों ने सीखनी है। हम कभी कभार हमें मिलता है कि फोर्स जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा इसी लॉ में। ठीक है, देखिए, अगर हम कूलम लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, वो है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, राइट। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ना ये माइनस में है ना दोनों के बीच में प्लस का साइन है, बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, अब चार्जेस पॉजिटिव भी तो होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम चार्जेस के बीच में मीडियम ना हो और एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव, मल्टीप्लाई किया दूसरे चार्ज के साथ, वो भी पॉजिटिव है, तो आप सब जानते हैं गाइस कि प्लस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस के साथ तो हमें रिजल्ट प्लस में मिलता है, यानी फोर्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स होगा। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव चार्जेस रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका साइन क्या लेंगे, फिर यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जब हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के साथ तो वो भी प्लस में आएगा। तो जब नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो उससे जो कूलम फोर्स बनेगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कूलम ने स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन में लिया है। अब यहाँ पे देखें, उसका भी रीज़न है मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिया है, बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इसी पर ही रहेंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से देखिए आप जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, रिजल्ट हमें माइनस में मिलेगा। और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट, और अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होगा। और ये दोनों कैसे हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्जन, राइट, और वो कैसा है, प्लस में है। तो यहाँ पर अगर एक बात मैं कहूँ कि फोर्स इज नेगेटिव बिटवीन द चार्जेस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, डिफरेंस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है,
लेकिन फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव। ठीक, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं पॉजिटिव फोर्स की बात करता हूं तो इससे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, या वो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। और फोर्स का नेचर कैसा बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा। राइट, तो रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये कूलम लॉ इससे मुतालिक चंद वो बातें थी हम लोगों ने सीखी हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे समझते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है अराउंड द चार्ज, here electrostatic force exists, therefore this region is known as electric field of this charge. Right, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो चार्ज है इसके अराउंड एक इलाका है, इस इलाके में जो भी चार्ज इंटर होगा ये इसको अफेक्ट करेगा, या तो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एग्जिस्ट करती है। हाँ, इस रीजन से निकल जाएंगे तो फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक, दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एग्जिस्ट, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन की जगह पर आप सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं। राइट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान कंसेप्ट है। ये चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जिसमें उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुतालिक। राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, टिल देन अल्लाह।